नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे समसामयिक घटना चक्र द्वारा जो करंट अफेयर बनाई जाती है वीकली, उस पर चर्चा कर लेते हैं। मैंने राष्ट्रीय घटनाओं पर चर्चा कर ली थी, आज बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर। आइए जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में। तो यहाँ पर पहला पॉइंट दिया, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य कौन बना? तो ये जो बना है नेपाल बना है। और कौन से नंबर का बना है? तो 101वां देश सदस्य बना है नेपाल, याद रखिएगा। अगर बात करें 100वां देश सदस्य कौन बना था, तो ये जो बना था पराग्वे बना था। और 101वां देश जो बना है वो नेपाल बना है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में होती है। कब होती है? तो 2015 में, नवंबर 2015 में होती है। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? तो ये जो है गुरुग्राम में है। कहाँ है? तो गुरुग्राम। और गुरुग्राम मतलब हरियाणा। और अगर देश भी पूछ लिया जाए तो देश भारत में राज्य हरियाणा। और हरियाणा में कहाँ पे? तो गुरुग्राम में, याद रखिएगा। ये दोनों पॉइंट जो है पूछे जा सकते हैं। स्थापना कब होती है और ये जो है हेडक्वार्टर गुरुग्राम में इसकी हाल ही में सबमिट हुई थी, तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं किसकी अध्यक्षता में ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई? तो किसकी अध्यक्षता में? तो ये जो आयोजित की गई है वो आयोजित की गई है रूस में। कहाँ पे? तो रूस में। हाल ही में अभी आयोजन किया गया था। तो ये इसका बात करें कहाँ पे आयोजन किया गया, तो सोची में, रूस में आयोजित किया गया। और अगर बात करें ब्रिक्स सम्मेलन की, तो ब्रिक्स सम्मेलन भी रूस में आयोजित होता है, कजान शहर में। 22 से 24 अक्टूबर के बीच आयोजन किया गया है कजान शहर में रूस के ब्रिक्स सम्मेलन। ब्रिक्स में नए देश भी जोड़े गए। अगर आपने ब्रिक्स के बारे में वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने विस्तार से उसमें चर्चा की है, तो आप जरूर ही वीडियो देखिए। ब्रिक्स सम्मेलन से प्रश्न 100% पूछा ही जाता है। आगे बात करते हैं, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस कौन है जो 2 दिन की भारत यात्रा पर आए? तो कौन है? तो शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहान। आगे बात करते हैं, भारत ने किस देश में आग की घटना में पीड़ितों के लिए चिकित्सा सहायता प्रदान की? तो चाड को प्रदान की। और हाल ही में मोदी जी ने यूक्रेन की यात्रा की थी, तो यूक्रेन को 4 भीष्म पोर्टेबल अस्पताल प्रदान किए गए हैं। किसके द्वारा? तो भारत के द्वारा। किसको? तो यूक्रेन को, याद रखिएगा। भीष्म पोर्टेबल अस्पताल क्या होता है? तो ये जो है पैराशूट के माध्यम से क्रिटिकल कंडीशन में कहीं भी उतारा जा सकता है और फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। तो इसलिए जो है यूक्रेन को प्रदान की गए हैं। चिकित्सा सहायता यूक्रेन को भी दी है मोदी जी ने। आगे बात करते हैं, भारत द्वारा कितनी आवश्यक चिकित्सीय सहायता प्रदान की गई? तो ये जो प्रदान की गई 2300 किलोग्राम। आगे बात करते हैं, 9वें चीनी अफ्रीका सहयोग फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो बीजिंग चीन में किया गया। बीजिंग चीन में किया गया, याद रखिए। और हाल ही में जो एशियाई हॉकी टूर्नामेंट है उसका भी आयोजन चीन में ही किया गया है। आगे बात करते हैं, चीन में अफ्रीकी देशों को कितनी राशि देने की घोषणा की गई? तो 51 अरब डॉलर, 51 अरब डॉलर की गई। आगे बात करते हैं, इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है किसकी? तो चीनी अफ्रीका सहयोग फोरम की। तो 2000 में स्थापना होती है, याद रखिएगा। इसकी सबमिट पूछी जा सकती है कहाँ पे हुई, तो सबमिट महत्वपूर्ण बन जाती है। आगे बात करते हैं, अब्देल मजीद तोबोन किस देश के राष्ट्रपति बने? तो अल्जीरिया के बने हैं। किस देश के बने? तो अल्जीरिया के बने हैं। आगे बात करते हैं, कानूनी रूप से बाध्यकारी किस अंतर्राष्ट्रीय संधि को देशों द्वारा हस्ताक्षर करने के लिए खोला गया? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता संधि। कृत्रिम बुद्धिमत्ता संधि को खोला गया, याद रखिएगा। एआई कन्वेंशन पर कितने देशों ने वर्षों तक चर्चा की? तो 57 देशों ने की है। कितने देशों ने? तो 57 देशों ने। आगे बात करते हैं, एआई कन्वेंशन मुख्य रूप से किस पर फोकस करता है? तो ये जो फोकस करता है एआई से प्रभावित लोगों के मानवाधिकारों की सुरक्षा। आगे दिया है, किस फाउंडेशन ने दलाई लामा के सम्मान में ग्रेटनेस ऑफ रिस्पेक्ट नामक श्रृंखला शुरू की? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन ने शुरू किए। और हाल ही में जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की घोषणा की गई, नवंबर 2024 में प्रदान किए जाएंगे।
और अगर आपने इसके बारे में वीडियो नहीं देखी है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और ये कितने लोगों को दिया जाएगा, कब प्रदान किया जाएगा, इन सभी के बारे में मैंने वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आगे बात करते हैं ये श्रृंखला कितने खंडों में होगी, तो 7 खंडों में होगी। कितने खंडों में होगी, 7 खंडों में होगी। आगे बात करते हैं ये श्रृंखला किसकी याद में शुरू की गई, तो दलाई लामा को पुरस्कृत करने की याद में शुरू की गई। आगे बात करते हैं तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को सामुदायिक नेतृत्व श्रेणी में किस वर्ष रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो 1959 में सम्मानित किया गया। 1959 में सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार जो है कब से दिया जाता है, तो 1957 में इसकी स्थापना होती है। और सबसे पहले बात करें तो 1958 में किसको दिया गया, तो 1958 में दिया गया था जो विनोबा भावे थे भारत के, उनको दिया गया था। और अभी बात करें कि भारत में कितने पुरस्कार दिए जा चुके हैं, भारत तो 59 पुरस्कार दिए जा चुके। सबसे ज़्यादा जो दिए जा चुके हैं वो फिलिस्तीन को दिए जा चुके हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति ने किसको देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया, तो किसको नियुक्त किया है, मिशेल बार्नियर। आगे बात करते हैं किसको टाइम मैगजीन द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में 100 सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया है, तो किसको शामिल किया गया, तो अश्विनी वैष्णव जी को शामिल किया गया। ये क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं इनका नाम सूची में किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो ये सेपर्स के श्रेणी में आता है। आगे बात करते हैं सेपर्स श्रेणी में शीर्ष स्थान किसको मिला, तो ये किसको मिला है, तो ये जो है अमनदीप सिंह गिल को मिला है। ये क्या है, तो प्रौद्योगिकी संयुक्त राष्ट्र महासचिव के दूत हैं। आगे बात करते हैं इस लिस्ट में शामिल अन्य भारतीय कौन, नंदन नीलेकणी, अनिल कपूर शामिल हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं लीडर्स श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन, तो ये जो है सुंदर पिच्चई हैं, गूगल के सीईओ हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अफ्रीका का कौन सा देश गंभीर सूखे का सामना कर रहा है, तो नामीबिया कर रहा है। नामीबिया ने भोजन की कमी को दूर करने के लिए कौन सा कदम उठाया, तो ये जो उठाया 700 से अधिक जंगली जानवरों को मारने की योजना। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसके निमंत्रण पर सिंगापुर पहुंचे, तो लॉरेंस वोंग ने दिया। ये क्या है, तो प्रधानमंत्री सिंगापुर के, याद रखिएगा। भारत और सिंगापुर ने किन क्षेत्रों के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो डिजिटलीकरण पर, चिकित्सा पर, सेमीकंडक्टर पर और कौशल विकास पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र कहाँ खोलने का निर्णय लिया, तो ये जो लिया है सिंगापुर में लिया है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं किस देश ने भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना की घोषणा की, तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका ने की, साउथ अफ्रीका ने की, याद रखिए। आगे बात करते हैं शुरू में इस योजना का फोकस किन देशों पर होगा, तो ये जो है भारत और चीन पर होगा। इस योजना शुरू की है वो साउथ अफ्रीका ने शुरू की है। फोकस किन देशों पर, तो भारत के लोगों पर और चीन के लोगों पर है, याद रखिए। ये योजना कब से लागू की जाएगी, तो ये जनवरी 2025 से लागू की जाएगी। और आगे बात करें पृथ्वी पर अब तक का सबसे अधिक तापमान कहाँ दर्ज किया गया, तो ये ईरान में दर्ज किया गया है। कहाँ दर्ज किया गया, तो ईरान में कितना तापमान, तो 82.2 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक है। आगे बात करते हैं ब्रुनेई की द्विपक्षीय यात्रा पर जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन, तो ये जो है नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। आगे बात करते हैं किस देश ने इराक की राजधानी बगदाद में अपने दूतावास को फिर से खोला, तो किसने खोला है, तो ये जो है स्विट्जरलैंड ने खोला है। किसने खोला है, तो स्विट्जरलैंड ने खोला है। आगे बात करते हैं किस युद्ध के बाद से ये 33 वर्षों तक बंद रहा, तो ये जो है खाड़ी युद्ध के बाद 33 वर्षों तक बंद रहा। फिर से स्विट्जरलैंड ने जो है इराक में फिर से खोल दिया है दूतावास, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं भारत की किस संस्था ने यूएई लेखा देता प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो नियंत्रक
महालेखा परीक्षक ने हस्ताक्षर किए, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने कहा गुरु पदम संभव के जीवन विरासत पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। तो नालंदा बिहार में किया है, नालंदा बिहार में किया है। और इसमें महत्वपूर्ण बन जाता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसमें जो है खेल जो है परिसर बनाया गया, और ये जो है बिहार का सबसे बड़ा खेल परिसर बनाया गया है। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, गुरु पदम संभव कौन थे? तो तिब्बत में बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा समीना सोल कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिणी चीन सागर में स्थित है। आगे बात करते हैं, ये किस द्वीप समूह का हिस्सा है? तो ये जो है स्प्रेटली द्वीप का हिस्सा है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, ये किन 2 देशों के बीच विवादित है? तो ये जो है विवादित है वो किसके बीच? तो चीन और फिलिस्तीन के बीच विवादित है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, समीना सोल की लंबाई कितनी है? तो लगभग 23 किलोमीटर है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, लाल सागर में पनामा के झंडे वाले तेल के टैंकर जहाज ब्लू लेगून वन पर हमले की जिम्मेदारी किसने ली? तो ये जो ली है वो हूती मिलिशिया समूह यमन ने ली है, याद रखिएगा। किसने ली है? तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। तो यहाँ पे जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो न्यूराइज व्हाट्सएप चैनल से, न्यूराइज टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको निःशुल्क PDF दी जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।